एक जगह काफी मोटा दोशाखा तना था। मैं उस पर टांगे फंसा कर बैठ गया और एक मोटी सी शाख से टेक लगा ली। मैं सोच रहा था कि अगर श्रीरंगम स्टेशन के आसपास नाग की पूजा करने वाला कबीला आबाद न हुआ तो सफर के अखराजात के लिए रकम कहाँ से आएगी। मुझे अपने गले में पड़े हुए मुकद्दस तवीज़ का ख्याल आया। मैं उसकी मदद से किसी भी हिंदू साहूकार की दुकान पर जाकर उसे हुक्म दे सकता था कि वो इतनी रकम मेरे हवाले कर दे, लेकिन मुकद्दस नक्श के बुजुर्ग ने मुझे खबरदार किया था कि अगर मैंने मुकद्दस नक्श से तो इससे इसका असर ज़ायल हो जाएगा और मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाचे अब ले देकर सिर्फ सुधा नगनी ही से कोई उम्मीद की जा सकती थी। मैंने शाखों के बीच से आसमान की तरफ देखा, तारे निकल आए थे। अब दरिया का पाट नजर नहीं आ रहा था। मैंने दाईं जानब चट्टान पर निगाह डाली, वहां मुझे सुधा नगनी का हिवला ही दिखाई दिया। थोड़ी देर तक मैं अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखता रहा, फिर मुझे भी नींद आ गई। रात भर मच्छरों ने बेपनाह तंग किया और मैं बार बार सोता जागता रहा। आधी रात के बाद जंगल की तरफ से शेर के दहाड़ने की आवाज भी वक्फे वक्फे से सुनाई देती रही, मगर शेर इस तरफ नहीं आया। इसी तरह रात गुजर गई। दिन की रोशनी हुई तो परिंदों की चहचहाहट ने मुझे जगा दिया। मेरी नजर चबूतरे की तरफ गई। सुधा नगनी वहां मौजूद नहीं थी। मैं दरख्त से उतरा ही था कि सुधा नगनी आ गई। रघु, दरख्त पर तुम्हें किसी भूत प्रेत ने तंग तो नहीं किया? इसने हंसते हुए पूछा। मैंने दरिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मच्छरों ने रात भर सोने नहीं दिया। तुमने देखा, रात को शेर जंगल में बोलता रहा, लेकिन मेरे बेटे की वजह से हमारे नजदीक नहीं आया। मैंने दरिया पर जाकर गुस्ल किया, रात की बची हुई रोटी मछली के अचार के साथ खाई, नारियल का पानी पिया, फिर कुछ देर हम वहीं बैठे बातें करते रहे। मेरे इस्तफसार पर सुधा नगनी ने बताया कि श्रीरंगम स्टेशन के पास सांप के पुजारियों का कोई कबीला आबाद नहीं है। मैंने उसे सफ़र के अखराजात के बारे में अपनी तशवीश से आगाह किया तो वो सोच में पड़ गई। फिर सर उठाकर बोली, मैं हर स्टेशन पर सांप का तमाशा दिखाकर पैसे जमा कर लिया करूंगी। इस तरह तो तुम्हारे माता पिता तक पहुंचने में 2 साल लग जाएंगे। जानती हो तुम्हारा गांव यहां से कितनी दूर है? हम बगैर टिकट रेल में बैठ जाएंगे। किसी टिकट बाबू ने तंग किया तो मैं अपने बेटे को उस पर छोड़ दूंगी। मैं चिल्ला कर बोला, सुधा अब उठो और चलो, दिन काफी चढ़ आया है, अभी हमें पूरा जंगल पार करना है। सुधा नगनी ने मुंह फैलाया। वो खामोशी से उठी, बची हुई रोटी और अचार का थैला उठाया और मेरे साथ इस पगडंडी पर चल पड़ी जो घने जंगल में चली गई थी। जंगल में दाखिल होते ही दिन की रोशनी काफी कम हो गई। ऊंचे घने और गुंजान दरख्तों का इस कदर फैलाव था कि धूप ऊपर ही कहीं घनी शाखों में उलझ कर रह जाती थी। ये जंगल बड़ा खतरनाक था। हमें जगह जगह जंगली जानवरों के कदमों से कुचली हुई घास मिली। मैं इस जंगल से गुजरने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था, लेकिन रेलवे लाइन तक पहुंचने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता न था। जंगल में लोगों के चलने से एक पगडंडी सी बन गई थी। हम इस पगडंडी पर चले जा रहे थे। दोपहर को हम एक जगह दरख्तों के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। वहां करीब ही एक चश्मा बह रहा था। हमने हाथ मुंह धोया और बची हुई रोटी खा ली। अब हमारे पास खाने को कुछ बाकी नहीं बचा था। मेरा ख्याल था कि श्रीरंगम पहुंचकर कुछ बंदोबस्त कर ही लेंगे। सुधा नगनी ने अपने सांप बेटे को साड़ी से निकालकर गर्दन में डाल लिया था। अचानक मुझे उसकी फुनकार सुनाई दी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सांप जब तक सुधा नगनी के पास होता था तो बिल्कुल खामोश रहता था। मैंने देखा सांप सुधा नगनी की गर्दन से लिपटा, फन उठाए एक जानिब देख रहा था और फुनकारे जा रहा था। सुधा नगनी उसे गौर से देख रही थी। ये गुस्से में क्यों है? मैंने पूछा। उसने सांप को गर्दन से निकालकर आहिस्ता से जमीन पर छोड़ दिया और बोली, बड़ी अजीब बात है रघु, मेरे साथ मेरे बेटे के पीछे पीछे आओ। मैंने इकरार में सर हिला दिया। सांप अपना चौड़ा फन उठाए गुस्से से फुनकारता पगडंडी पर बल खाता चला जा रहा था। सुधा नगनी उसके पीछे पीछे चल रही थी और मैं उसके पीछे था। क्या बात है? मैंने आहिस्ता से पूछा। ये तुम्हारा सांप बेटा कहाँ जा रहा है? सुधा ने हाथ के इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा। सांप टीले की ढलवान उतर रहा था। आगे एक दूसरा टीला आ गया। सांप उस टीले के पास पहुंचकर एक जगह रुक गया। वो एक ही जगह टीले की दीवार के आगे चक्कर लगाने लगा। उसकी फनकार में शिद्दत पैदा हो गई। सुधा नगनी उसके करीब चली गई। मैं अपनी जगह खड़ा रहा। सुधा ने झुककर टीले की दीवार को देखा, फिर मेरे पास आ गई। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, रघु तुम्हें रेल का भाड़ा चाहिए था ना? हाँ,
मगर रेल के बाड़े का यहाँ क्या जिक्र? सुधा ने टीले की दीवार की तरफ इशारा करके कहा, इस दीवार को देख रहे हो जहां मेरा बेटा गोल चक्कर में घूम रहा है? मैंने कहा, हाँ मैं देख रहा हूं, लेकिन बात क्या है? इस दीवार के नीचे किसी राजा का खजाना दफन है। इस खजाने की रखवाली एक सबज जहरीला सांप कर रहा है। मेरे बेटे को इसकी बू आ गई है। ये काला सांप खजाने के सांप का दुश्मन होता है। अब ये जब तक इसे हलाक नहीं कर देगा या खुद हलाक नहीं हो जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। मैं सख्ते में आ गया। फिर मैं अपने आवाज जमा करके बोला, लेकिन सुधा, तुम्हें कैसे पता चल गया कि इस दीवार के नीचे खजाना मौजूद है? सुधा नगनी मुस्कुराई, रघु, हम नाग की पूजा करते हैं। हमें सांपों की एक एक आदत का पता होता है। तुम इस दीवार को खोदो, अंदर खजाना जरूर मौजूद है। मगर इस खजाने पर तो सांप बैठा है। हम इस सांप को बड़ी आसानी से हलाक कर देंगे, फिर खजाना हमारा होगा। हम अपने गांव में जाकर शानदार महल बनवाएंगे। मेरे साथ आओ। हम दोनों ने अपने खंजर निकाल लिए और दीवार की तरफ बढ़े। काला सांप अभी तक दीवार के सामने बड़े गुस्सीले अंदाज में चक्कर लगाते हुए फनकार रहा था। हमने टीले की दीवार को ठोंक बजाकर देखा। एक जगह से वाकई खोखली आवाज आई। हम खंजरों की मदद से उस जगह के पत्थर और मिट्टी को उखाड़ने लगे। बहुत जल्द वहां एक सुराख बन गया। सुराख में से दिन की रोशनी अंदर गई तो वहां से फुनकार की ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने आसमान की तरफ हवा छोड़ दी हो। मैं पीछे हट गया। फनकार की आवाज सुनकर काला सांप सुराख की तरफ लपका, लेकिन सुधा रगनी ने उसे रास्ते ही में दबोच कर उठा लिया। उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, नहीं मेरे बेटे, तुम अंदर नहीं जाओगे। तुम्हारे दुश्मन का मुकाबला हम करेंगे। हम इसे हलाक कर देंगे। सांप सुधा नगनी की कलाई से लिपटा गजबनाक अंदाज में फुनकार रहा था, बल खा रहा था और नीचे उतरने के लिए मचल रहा था। सुधा ने उसे अपनी साड़ी के पल्लू में बांधकर कंधे से लटका लिया और खंजर हाथ में तोल कर बोली, रघु, तुम यहीं ठहरो, मैं खजाने के सांप को मारती हूं। फिक्र मत करो, इसका जहर मुझ पर असर नहीं करेगा। मैं हैरत में डूबा सुधा नगनी को तक रहा था। वो उस वक्त तक मुझे जनूबी हिंद की कोई जादूगरनी लग रही थी। वो मुझे हैरत ज़्यादा छोड़कर टीले की दीवार की तरफ बढ़ी, जहां सुराख से फुनकारने की आवाजें आ रही थी। मैंने सुधा नगनी से कहा, भगवान के लिए वापस आ जाओ, हमें खजाने की जरूरत नहीं। सुधा ने वहीं से जवाब दिया, रघु, अब मुझे आवाज न देना। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो चले जाओ। मैं अपने बेटे के लिए इस सांप को हलाक करने जा रही हूँ। उसने सुराख में हाथ डालकर फौरन निकाल लिया। क्या देखता हूं कि सबज रंग का एक सांप अपना फन फैलाए फुंकारता हुआ सुराख के दाहिने पर नमूदार हुआ। वो इस कदर गैज़ और गजब के आलम में था कि डसने के लिए बार बार फन उठा रहा था। सुधा नगनी एक हाथ में खंजर तोलती, दूसरा हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ाती जा रही थी। उसके कंधे पर साड़ी में बंधा हुआ सांप बुरी तरह मचल रहा था। सुधा नगनी ने अपनी कैसरी आंखें सांप की आंखों में डाल रखी थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ रही थी। तीसरे कदम पर वो सांप के करीब पहुंच गई। फिर उसने एक दम से सांप की गर्दन पर हाथ मारा। सांप ने उसकी कलाई पर डस लिया, लेकिन इस दौरान में सुधा नगनी सांप को गर्दन से दबोचकर सुराख से बाहर खींच लाई थी। सांप 5-6 फुट से भी लंबा था। मैंने घबरा कर कहा, सुधा, तुम्हें सांप ने डस लिया है। सुधा नगनी ने खंजर से सांप की गर्दन काट दी और सांप का कटा हुआ सर नीचे फेंक दिया। फिर तेजी से साड़ू का पल्लू खोलकर अपने सांप बेटे को निकाल लिया। उसका सांप बेटा सबज सांप की सर बरीदा लाश पर टूट पड़ा। मैंने सुधा की कलाई पकड़ ली। जहां सांप ने डसा था वहां स्याह खून के 2 कतरे काले मोतियों की तरह चमक रहे थे। सुधा इन कतरों को गौर से देख रही थी। फिर उसका स्याह जिस्म ओले ओले लरजने लगा। मैं परेशान हो गया। मैंने उसे थामना चाहा तो उसने डांट कर कहा, रघु, मुझे हाथ न लगाना, मेरा खून सांप के जहर का तोड़ कर रहा है। मैं अपनी जगह साकत होकर उसकी कलाई पर खून के चमकते कतरों को देखने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आ रहे थे। फिर दोनों कतरे मिलकर एक कतरा बन गए और कतरा फूलने लगा। सुधा नगनी के जिस्म ने अब लरजना बंद कर दिया था, मगर उसकी कैसरी आंखों से जैसे गर्म गर्म शुआएं निकल रही थी। चंद लम्हों बाद उसने कमजोर सी आवाज में कहा, बस अब सब ठीक हो गया है। मेरी कलाई पर मौजूद खून का यह कतरा पत्थर बनकर गिरने ही वाला है। काले खून का कतरा अब एक छोटे बेर के साइज का हो गया था। फिर अचानक वो लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। सुधा नगनी ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, रघु, खजाने का सांप दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है। वो मेरे बेटे की वजह से मेरे खून में ऐसा तरियाक पैदा हो गया है कि मुझ पर किसी सांप के जहर का असर नहीं हो सकता। क्या अब मैं तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ सुधा? मैंने डरते डरते पूछा। भगवान की दया है रघु,
तुम को भी अपनी पत्नी से प्रेम हुआ, अब तुम मुझे हाथ लगा सकते हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने बेइख्तियार सुधा नगनी को हाथ लगा लिया। उसके सांप बेटे ने खजाने के सांप का सर मुंह में डाल रखा था और उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद सुधा बोली, चलो खजाना निकालते हैं। लेकिन नहीं, तुम इसी जगह ठहरो। फिर अचानक उसे कुछ याद आ गया। वो नीचे बैठकर घास टटोलने लगी और फिर घास में से कुछ निकालकर उठ खड़ी हुई। फिर अपनी हथेली पर रखकर मेरे आगे कर दिया। वो उसके स्याह खून का फूला हुआ कतरा था जो अब पत्थर बन चुका था। वो बोली, रघु, ये मेरे खून का कतरा नहीं बल्कि अब सांप का एक बहुत ही कीमती मनका है। ये तुम अपने पास रख लो। किसी को कैसा ही जहरीला सांप क्यों ना काट ले, ये मनका सांप के दांतों के निशान पर रख देना। ये सारा जहर चूस कर फूल जाएगा। फिर जब ये अपने आप नीचे गिर पड़ा तो उसे उठाकर नचोड़ लेना। ये फिर पत्थर बन जाएगा। रघु मेरे राजा, ये मेरी मोहब्बत का एक अनमोल तोहफा है। मैंने सांप का मनका लेकर सुधा का हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर ऐसी रोशनी सी झलक थी जो मैंने इससे पहले उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। हम तेजी से दीवार के सुराख की तरफ बढ़े और अपने अपने खंजरों की मदद से दीवार खोदने लगे। थोड़ी देर की मेहनत के बाद हमने उस सुराख को इतना बड़ा कर लिया कि झुककर उसमें दाखिल हो सकते थे। वो कोई गार नहीं बल्कि एक खूह थी जिसमें सामने वाली दीवार के छोटे से मेहराब में लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची रखी थी। हम ये संदूकची निकालकर बाहर ले आए। संदूकची की लकड़ी बिल्कुल स्याह पड़ चुकी थी और उसका ढकना मेखों से ढका हुआ था। इसमें क्या खजाना होगा सुधा, मैंने कहा। ये तो बालिश्त भर की संदूकची है। सुधा के चेहरे पर भी मायूसी सी फैली हुई थी। उसने संदूकची मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम ही इसे तोड़ो। मैंने संदूकची की एक दर्ज में खंजर की नोक डालते हुए कहा, अगर इसमें कोई मामूली शय होती तो इसे यहाँ दबाने की जरूरत क्या थी, और फिर ये खजाने का सांप इसकी हिफाजत क्यों करता। अच्छा, इसे खोल कर तो देखो, सुधा बोली। मैंने संदूकची का ढकना तोड़ दिया। उसमें एक चरमी थैली रखी हुई थी। मैंने थैली को खोला तो उसमें से कोई गोल सी चीज सब्ज रंग के कम ख्वाब के रुमाल में लिपटी हुई थी। मैंने रुमाल को खोला तो हमारी आंखें चकाचौंध हो गईं। मेरे हाथ में कंधारी अनार से भी ज्यादा गहरे सुर्ख रंग का एक चमकदार, शफाफ और बेदाग लाल रखा हुआ था। उसका साइज एक छोटी नाशपाती जितना था। सुधा नगनी ने अपने सांप बेटे को गले में डाला और खुशी से उछलकर बोली, रघु, ये तो बड़ा कीमती लाल है। इसे बेचकर हम एक शानदार महल खरीद सकते हैं। लाओ, मुझे दिखाओ। मैंने लाल उसे दे दिया और वो उसे उलट पलट कर गौर से देखने लगी। मैंने भी उसका बगौर जायजा लिया। उस लाल में ना तो कोई सुराख था और ना किसी जगह कोई निशान या दाग था। लाल बहुत कीमती मालूम होता था। मैंने बुजुर्गों से सुना और पढ़ा था कि इस किस्म के लाल अक्सर मनहूस होते हैं। जिसके पास ऐसा लाल हो वो उसकी नौसत की जद में आ जाता है। कोई नूर हीरे की मिसाल मेरे सामने थी। शादो नादर ही ये कीमती पत्थर किसी को रास आते हैं। सुधा, बेहतर यही है कि हम इस लाल को इसी खूह में वापस फेंक दे। मैंने खदशे के तहत कहा, ये क्या कह रहे हो रघु? सुधा हैरत से बोली, कभी कोई घर आई लक्ष्मी को भी दुत्कारता है। मैं ये लाल बेचकर महल बनवाऊंगी, वहां अपने माता पिता को तख्त पर बिठाऊंगी। तुम मेरे राजा होगे और मैं तुम्हारी रानी। सुधा नगनी ने लाल को उसी रुमाल में लपेटकर अपनी साड़ी में छुपा लिया। न जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि यह लाल सुधा को रास नहीं आएगा और उस पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर आएगी। मैंने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो एक जिद्दी लड़की थी। वो एक बार जो फैसला कर लेती थी उस पर अड़ जाती थी। लाल कीमती उसने अपने पास महफूज कर लिया और हम एक बार फिर जंगल में अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तीसरे पैर जंगल खत्म हो गया। अब हमारे सामने एक मैदान था जहां कहीं कहीं दरख्तों के झुंड और खुदरू झाड़ियां फैली हुई थी। इसी रास्ते में खुशक नाला आया। इस नाले से गुजरकर हम दूसरी तरफ पहुंचे तो रेल की पटरी नजर आ गई। हम पटरी के साथ साथ चलने लगे। सुधा नगनी कीमती लाल पाकर बेहद खुश थी। रघु, तुम्हारे ख्याल में इसके कितने रुपए मिल जाएंगे? एक महल कितने रुपयों में बन जाता है? मैं अपने गांव में दरिया के किनारे महल बनवाऊंगी। मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। रघु, हम बड़ी गरीबी में दिन गुजारते रहे हैं। मैंने उसे बताया कि ये लाल बड़ौदा का कोई करोड़पति ही खरीद सकता है। हमें ये लाल लेकर बड़ौदा जाना होगा। वो हैरत और मुसरत के मिले जुले तासर से मुझे देखने लगी। क्या हमें इस लाल के 1 लाख रुपए मिल जाएंगे? मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, एक बार फिर उसे समझाया, सुधा, मुझे तुमसे हमदर्दी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, तुम पर कोई आफत आए, इसीलिए मेरा कहा मानो और इस लाल को यहीं फेंक दो।
सुधा ने कंधा झटक दिया और अपनी कैसरी आंखें सुकेड़ कर बोली, रघु तुम मेरे दुश्मन कब से हो गए? क्या तुम मुझे रानी बनते हुए नहीं देखना चाहते? क्या तुम मुझसे जलने लगे हो? मैं समझ गया कि ये लड़की अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। फिर ख्याल आया, हो सकता है ये लाल सुधा को रास आ जाए। थोड़ी देर बाद हम श्रीरंगम के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। वो एक छोटा सा देहाती स्टेशन था। प्लेटफार्म वीरान पड़ा था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के कमरे के आगे पड़ी बेंच पर एक बूढ़ा अपनी बुढ़िया के साथ बैठा बीड़ी पी रहा था। सुधा ने प्लेटफार्म के नलके पर जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और मेरे पास आकर बैठ गई। हम मशवरा करने लगे कि रेल के किराए का क्या बनेगा। मेरे पास जो पैसे थे उनसे हम ज्यादा से ज्यादा रेल में 200 से 300 मील तक का सफर कर सकते थे। मैंने जाकर टिकट बाबू से मालूमात हासिल की। मालूम हुआ श्रीरंगम से एक गाड़ी हमें अधूनी जंक्शन पहुंचा देगी। वहां से हमें बंगलोर एक्सप्रेस मिलेगी जो 48 घंटों में बंगलोर पहुंचेगी। बंगलोर से आगे फिर बड़ौदा तक का सफर दरपेश था। मैंने ये सब कुछ सुधा को बता दिया। मैंने पैसे निकाल कर हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि हम 3rd क्लास के 2 टिकट खरीद कर केराला प्रांत के अधूनी जंक्शन तक पहुंच सकते हैं। सुधा नगनी ने कहा, अधूनी तक चलते हैं, फिर देखेंगे क्या किया जाए। मैं सुधा नगनी से बातें कर रहा था और साथ ही साथ प्लेटफार्म का जायजा भी ले रहा था कि कोई हमारी तरफ मुतवज्जा तो नहीं। जब तक जंगलों में सफर करता रहा मुझे फिक्र नहीं थी कि कोई मुझे देखकर पहचान लेगा, लेकिन आबादी में पहुंचते ही मैं चौकन्ना हो गया था। मैंने अधूनी तक रेल के 2 टिकट खरीद लिए। इसके बाद मेरे पास 15 रुपए बच गए। मालूम हुआ कि गाड़ी शाम को आएगी। हम वहीं प्लेटफार्म पर बैठे रहे। शाम हुई तो मैं स्टेशन से बाहर निकलकर चावल और अचार ले आया जो हमने मिलकर खाया। मेरे सामने गाड़ी का एक तवील सफर था। मुझे कर्नाटक और सौराष्ट्र के बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों से गुजरना था। वहां खतरा था कि मैं पहचान न लिया जाऊं, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी मंजिल राजस्थान की सरहद थी। वहां तक पहुंचने के लिए कर्नाटक और सौराष्ट्र के सूबों से लाजमी तौर पर गुजरना था। जो बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये थी कि अधूनी पर उतरने के बाद बेंगलोर जाने के लिए टिकट कहां से खरीदेंगे।